Hello, mic check. Okay, guys, so here we are. CA Intermediate Audit रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज। आप लोग सब एक्साइटेड हो क्या? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। आप लोगों को बहुत दिनों से पढ़ाना था, बहुत इच्छा थी आप लोगों को पढ़ाने की एकदम। सो फटाफट फटाफट अभी सब लोग जुड़ जाओ एकदम मस्त। बहुत तूफान तोड़ फोड़ रिवीजन करेंगे एकदम, बहुत भारी मजा आएगा भाई। फुल माहौल बनाएंगे एकदम राड़ा। ओके, सो दोस्तों फटाफट फटाफट मैं आपको बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। एंड शेड्यूल आप एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझ लेना। और ये कैसा शेड्यूल होगा, मतलब बता रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में ऐसा रिवीजन कराऊंगा ना आपका, इतने दिनों में ऐसा रिवीजन कराऊंगा ना कि भाई आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब बाय गॉड मजा आ जाएगा। सो चलो एकदम आराम से मन लगा के बात करते हैं कुछ हम लोग आराम से एकदम मस्त। अपने नोट्स वोट्स साथ में रखना। अगर आपके आपकी खुद के नोट्स नहीं है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए, तो अपनी क्लास के नोट्स मॉड्यूल तो रखना साथ में। जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ नहीं है या जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, टेंशन नहीं लेने का, जिसमें से भी तूने पढ़ा है वो किताब सामने रखने का। करेक्ट है ना? उसके बाद अगर सेल्फ स्टडी करा है तो आईसीआई का मटेरियल, आईसीआई का मॉड्यूल सामने रखने का। सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं रिवीजन में, एकदम माहौल बनाएंगे। ओके, सो दोस्तों पहले पूरा एकदम आराम से शेड्यूल सुनना समझना, ठीक है ना? सो मेरा बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सीए इंटर ऑडिट। करेक्ट है ना? इसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहां पे करा रहा हूं लाइव रिवीजन पूरा पूरा कोर्स का। करेक्ट है ना? सर कौन से चैप्टर्स कराओगे? ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो क्या क्या आप लोग इसमें से एक्सपेक्ट करोगे? सो हम लोग बात करेंगे ऑल। ध्यान में रखना इसमें मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एकदम मन लगा के पहले पूरा अच्छे से समझ लेना अपना स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर्स बोल रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूं मैं कि मैं क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं पूरे चैप्टर रिवाइज कराऊंगा एकदम सारे इंपॉर्टेंट जो है वो। जो चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं आपको बता दूंगा, वो बाद में देख लेना। टाइम बहुत क्रूशियल है, ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। करेक्ट है ना? फिर उसके बाद जब रिवीजन कराऊंगा, मैं आज जैसे टुडे, व्हाट डे इज टुडे, और सीक्वेंस कैसा होगा, सीक्वेंस कैसा होगा ये भी बता दो। सीक्वेंस कैसा होगा मतलब मॉड्यूल, मतलब सीक्वेंस मेरी मर्जी, छोड़ो मॉड्यूल का भी नहीं, मेरी मर्जी, जो भाई बोलेगा वैसा पढ़ाएगा। मतलब मेरे जो मन में आएगा वैसे मैं पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल का भी नहीं। जिस दिन मेरा जो मूड रहेगा, जिस दिन मेरे को लगेगा कि अ, भारी पढ़ना एकदम तोड़फोड़, तो मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर जो मेरे मूड के हिसाब से रहेगा। बट मैं आपको ऑब्वियसली एक दिन पहले बता दूंगा सीक्वेंस एचजे के हिसाब से। फिर उसके बाद सेशंस कब होंगे सर? ये सेशंस जैसे टुडे, आज अपना एक सेशन होगा। टुडे वी विल बी कवरिंग व्हाट चैप्टर वन। पूरा का पूरा चैप्टर वन जो है बेटा रिवाइज कराऊंगा आज। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, पूरा पूरा बराबर। फिर उसके बाद जब मैं, आज जो डेट है, आज क्या है, 25 मई, 25 मई है ना? तो फिर सर दूसरा चैप्टर कब रिवाइज कराओगे? दूसरा चैप्टर कराऊंगा मैं 26 को नहीं, दूसरा चैप्टर कराऊंगा मैं 27 मई को। मतलब मैं एवरी अल्टरनेट डे, करेक्ट है ना, एवरी अल्टरनेट डे मैं आपके ये इंटर ऑडिट के रिवीजन सेशंस लूंगा। मेरे साथ बैठने का, रात में मस्त और पढ़ते बैठने का। एवरी अल्टरनेट डे मैं आपके साथ लूंगा रिवीजन सेशंस। तो सर आप हमें ये बताइए कि आप ये वन डे का गैप क्यों दे रहे हो? वाई वन डे का गैप? भाई बता रहा हूं, टाइम अपने पास है ना एकदम मस्त है रिवीजन करने के लिए, तो आपको मैं वन डे का ये गैप इसके लिए दे रहा हूं ताकि आप आपके हिसाब से स्टडी कर लो। यू स्टडी द नेक्स्ट डे का चैप्टर एट योर होम। आई बात समझ में? तो जब तेरा नेक्स्ट डे वो चैप्टर तेरा पढ़ के हो जाएगा, फिर परसों मेरे साथ मिलेगा, तू तो नया चैप्टर पढ़ेगा, कोई नया टॉपिक पढ़ेगा, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ेगा। शाम में आने का, मेरे साथ बैठने का, फटाफट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मन में आएगा उतनी देर पढ़ाऊंगा। ड्यूरेशन एंड टाइम फिक्स नहीं है, स्टार्ट टाइम फिक्स्ड है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपने वन डे का गैप मैं आपको दूंगा और आपने क्या करना है, पूरा पूरा उसको स्टडी करना है।
करेक्ट है एकदम, यस। उसके बाद अब नेक्स्ट, अभी यहां पे ये सेशंस में रिवीजन मतलब क्या कराओगे? रिवीजन मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट फटाफट 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 कॉन्सेप्ट, वो भी एकदम फास्ट स्पीड में, बराबर के नहीं? आपने एकदम अलर्ट रहना है, साउंड वगैरह एकदम क्लियर है चेक करने का। अगर मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है बराबर से तो आपने ईयरफोन्स लगाने का, ईयरफोन्स लगा के अकेले में बैठने का, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, आजू बाजू कोई नहीं होना। करेक्ट है ना? फास्ट स्पीड में। तो ये रिवीजन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा एकदम फास्ट स्पीड में। उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर लाइव सेशन, आफ्टर लाइव सेशन ये अपने चैनल पे पोस्ट भी होगा। बहुत बच्चों का क्वेरी होता है कि सर ये लेक्चर जो है ये पोस्ट होगा कि नहीं होगा? भाई पोस्ट भी होगा, बट आपके लिए रेकमेंडेड क्या है? रेकमेंडेड ये है कि अटेंड लाइव। रेकमेंडेड क्या है? अटेंड लाइव। ये मैं बोल रहा हूं एकदम, भाई बात समझना। रेकमेंडेड क्यों है टू अटेंड लाइव? क्योंकि जब मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ साथ फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। तुम समझो, तुम बोलोगे मैं बाद में देखूंगा, सोते समय देखूंगा, ऐसा करूंगा, फलाना ढिमकाना, तो वैसा चलेगा नहीं। ठीक है ना? ऐसा चलेगा नहीं मेरे को। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ बैठने का, लाइव सेशन अटेंड करने का। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या? बताइए, इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। सो उसके बाद नेक्स्ट, अब ये सारे सारे मैं बातें होने के बाद आपसे उम्मीद कर रहा हूं, क्या उम्मीद कर रहा हूं? जो भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, करेक्ट है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलूंगा मैं, बराबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूंगा मैं, है ना? इसको स्टार मार्क करने का एकदम इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो होंगे ये वाले क्वेश्चन में मेरे एनालिसिस के हिसाब से, भाई मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ये वाले होंगे कैसे, मोस्ट लाइकली होंगे। तो आपने उन टॉपिक्स को भी ध्यान में रखना है और उसके ऊपर स्ट्रेस देना है। फिर उसके बाद ये एग्जाम के समय पे ऐसा पूछने का नहीं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, इंपॉर्टेंट एसेस बता दो, सब कुछ वगैरह कुछ भी नहीं। ये अभी पूरे सेशन के दौरान ही हो जाएगा। करेक्ट है? सो ये सारी चीजें होगी बेटा, चैप्टर वाइज रिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, और ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें अगर आपको क्लिक हो गई होंगी और आप लोग सब जुड़ गए होंगे, बता दो फटाफट, आप लोग सब कनेक्ट हो गए हो क्या मेरे साथ? फटाफट लाइक का बटन दबा दो, धाड़ 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 धाड़, तो मुझे आपका अटेंडेंस मार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता चलेगा। एंड अगर मेरे को दिख जाएगा कि भैया 150 बच्चा आ गया है, 150 लाइक्स के हिसाब से, ज्यादा भी नहीं, 150 जो बच्चा अभी खाना वाना खा के अभी मस्त पढ़ाई को बैठा है, तो फटाफट 150 लाइक्स मेरे को चाहिए। 150 लाइक हो जाएगा, अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, जयराम जी की मैं शुरू करेगा। और वैसे सबको ईद मुबारक, एकदम मस्त मजा आएगा अभी, माहौल एकदम, आज दिन भी एकदम भारी माहौल करेंगे एकदम। चलो फटाफट, चलो, अरे सुपर। तो एवरीबडी इज हियर विथ मी नाउ, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एकदम आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ते रहना, कॉन्सेप्ट एकदम जोरदार पढ़ाऊंगा। सो मेरा बच्चा, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने का मेरे को, एकदम मन लगा के पढ़ने का, आपने भी डिस्टर्ब नहीं होने का, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। ठीक है ना? तो चैप्टर 1 बात कर रहे हैं अपन अबाउट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो मेरा जान, बात समझ, इस चैप्टर में अपने को 3 चीजें पढ़नी है। ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट क्यों करते हैं, और ऑडिट जब करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। तो ये सारी बातें एकदम आराम से मन लगा के हम लोग को डिस्कस करना है, पढ़ना है। ओके सर। सो जब मैं फर्स्ट यहां पे बात करता हूं, फर्स्ट टॉपिक, तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे अपना फेवरेट, वो क्या है, मीनिंग। मीनिंग मतलब क्या, अपना डेफिनेशन बॉस। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है ऑडिट के इस डेफिनेशन में, कि क्योंकि भाई तुम समझो आपका पेपर एमसीक्यू वगैरह भी है, बराबर के नहीं? सो एमसीक्यू बेस्ड वगैरह भी है, तो एकदम ध्यान से आराम से मन लगा के आप देखना, ठीक है ना? ओके। सो मीनिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन, नंबर 1, it is an independent examination. Audit is what? An independent,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वर्ड आगे आपको बहुत क्या बोलते हैं उसको काम में आएगा। सो ध्यान में रखना, जैसे ये अपन अपने क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में बात करें या अपन अपना ऑडिट रिपोर्ट देने के बारे में बात करें, सो ये इंडिपेंडेंस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑडिटर्स के डिस्क्वालिफिकेशन अगर जब अपन देखते हैं तो बहुत सी बार रीजन आता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो ये वर्ड इंडिपेंडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज गॉट टू डू विथ व्हाट, चेकिंग, इट इज गॉट टू डू विथ व्हाट, वेरिफिकेशन, इट इज गॉट टू डू विथ व्हाट, इवैल्यूएशन एटसेट्रा। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of what, the financial information, financial information। ध्यान से सुनना, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, ऑडिट जब ये वर्ड यूज होता है, सो ऑडिट ये अपन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, करेक्ट है ना एकदम। सो बिल्कुल भी आपने ऑडिट जब वर्ड आएगा तो पक्की बात है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो रहा है। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट है ना। अब ये किसका होगा, तो ये हम लोग बात करते हैं कि ये होता है ऑफ एनी एंटिटी। ये किसका होता है, ये ऑफ एनी एंटिटी। मतलब एनी एंटिटी मतलब तुम वर्ड समझो बात को, एनी एंटिटी का मतलब चाहे ये इंडिविजुअल हो या चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो या चाहे वो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी तरीके का हो, वो कोई भी एंटिटी का हम लोग उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और इट्स स्ट्रक्चर। ये सब अल्टीमेटली हम लोग जो करते हैं सर, ये जो ऑडिट की बात आप इतनी अच्छे से कर रहे हो, इतना जो डेफिनेशन आप बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। अपने को क्या करना है इसके ऊपर, हम लोग को भैया ये पूरा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी करने के बाद जो अल्टीमेटली जो अपना ऑब्जेक्टिव है, जो अपना गोल है, वो अपना गोल क्या है कि भाई अपने को उसके ऊपर देना है क्या, ओपिनियन, व्हाट वी हैव टू गिव ऑन इट, द ओपिनियन। सो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया एकदम सुपर तरीके से। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म। कौन सा बच्चों, डेफिनेशन किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। किसी को कुछ क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी बताइए फटाफट, नहीं है ना, वेरी गुड। चलिए तो मैं अभी नोट्स भी खोल लेता हूं आपके सामने, तो आपको दिखेगा भी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चल बेटा, ओके। सो ये बात हो गई अपने ऑडिट का मतलब की। अब अपन सेकंड टॉपिक उठाते हैं यहां से। सेकंड टॉपिक क्या है अपना, चलो एकदम मस्त बुक खुलते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया, इसमें से एकदम सारी चीजें रिवाइज करेंगे एकदम मन लगा के। सो ये डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ध्यान से पढ़ना स्क्रीन पे। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, क्या बोलता है, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर, ख्याल रखना है। द पर्सन कंडक्टिंग, पर्सन मतलब कौन है रे भाई यहाँ पे, ये तो अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट, मतलब ऑडिटर ने क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये अब उसका काम सही हो जाए। सो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्यों, क्या ध्यान में रखना है, टेक केयर क्या करना है, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी, मतलब ये क्या कहता है कि इसने किसी को भी धोखा नहीं देना है। भाई अपने को मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना, एक्सपांशन करना या नहीं करना, तो भाई लोग डिसीजन लेते हैं। तो अपने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब वो ऑडिट कर रहा है तो उसने क्या करने को बोला है, उसने ही हैज टू टेक केयर, ही हैज टू टेक केयर क्या, कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी, किसी को भी वो गलत डिसीजंस लेने पे ऐसा वो उसको कुछ गलत ना हो जाए, मजबूर ना हो जाए, तो वो सही काम होना चाहिए। तो अगर जब उसको ये मिसलीड नहीं करना है तो उसने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, फटाफट खत्म करते हैं उसको। सबसे पहले वो क्या कहता है, अपना जो ऑडिट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चा कहां, अकाउंट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने है, अकाउंट्स में अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए फर्स्ट पॉइंट कहता है, द अकाउंट शुड बी ड्रॉन विद रेफरेंस टू व्हाट, एंट्रीज। एंट्रीज के बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने चाहिए। उन एंट्रीज के लिए अपने पास सबूत होना चाहिए कि वो एंट्री बराबर से आई गई है क्या नहीं है। फिर उसके बाद जब ये एंट्रीज अपन कंपाइल करते हैं तो अपने को ध्यान में रखना है
है कि सारे के सारे एंट्रीज इसके अंदर आ गए हैं, मतलब कुछ भी इसमें छूटा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए। अरे बहुत भारी बोला मैंने, क्या बोला? इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है कि कोई भी अकाउंटिंग एंट्री झूठी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री छूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी ओमिटेड। और जो बुक्स में जिसकी जगह नहीं है, मतलब जिसको जगह नहीं है, वो गलत चीज अपने बुक्स में आनी नहीं चाहिए। आई बात समझ में? बोलो बच्चों यस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं, वो एकदम क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। उसमें कहीं पे भी मिस इंटरप्रिटेशंस नहीं होने चाहिए, मिस इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो किसी को भी मिसलीड करना नहीं चाहिए। करेक्ट है ना? और फिर उसके बाद जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स देते हो, क्या देते हो आप? डिस्क्लोजर्स देते हो, तो वो डिस्क्लोजर्स क्या करने चाहिए? इट शुड बी प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड। पूरा आपने वो कितने उसमें अगर आपके क्या बोलते हैं उसको, कॉल्स इन अरियर्स है, तो डायरेक्टर्स के कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं और बाकी लोगों के कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में आपने ये सारी सारी चीजें आपने क्या करना चाहिए, ये सारी सारी आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देनी है। और वो सारी बातें होने के बाद फिर एंड में हम लोग क्या कहते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। सो ये मेरा बच्चा, हम लोग जब ऑडिट करते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम समझना अच्छे से, हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो उस समय पे हमने कौन सी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, तो फटाफट कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? अब चलो मैंने समझा दिया है, मेरा बच्चा अब फटाफट मेरे साथ बोलेगा, बराबर के नहीं? सो एकदम सुपर तरीके से जवाब देना। सो कौन सी बातें मुझे देखनी है, तो सबसे पहले मुझे देखनी है कि मुझे देखना है अकाउंट्स। ये अकाउंट्स जो बने होने चाहिए, ये अकाउंट्स बनने चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट, एंट्रीज, बराबर के नहीं? फिर सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, दीज एंट्रीज शुड व्हाट, नॉट बी ओमिटेड। क्या कहते हैं? दीज एंट्रीज शुड नॉट बी ओमिटेड। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एंट्रीज की जब बात करता हूं मैं यहां पे, तो एंट्रीज की जब बात करता हूं तो एंट्रीज क्या कहना चाहिए, एंट्री शुड नॉट बी ओमिटेड। या तो उसके अंदर कोई भी फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस भी उसके अंदर नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज। ये एंट्रीज के लिए अपने पास चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भाई ये एंट्री जेन्युइन है या नहीं। सो अकाउंट शुड बी ड्रॉन बेस्ड ऑन एंट्रीज, द एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, द एंट्री शुड नॉट बी ओमिटेड। करेक्ट है ना? फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, चलो फटाफट बोलो। सो अकाउंट्स एंट्री शुड नॉट बी ओमिटेड। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। कैसा होना चाहिए? इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। फिर उसके बाद वो प्रॉपरली, वो इंफॉर्मेशन जो है, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड। सही बात है ना एकदम? सो इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड। सो ये बातें हम लोग ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ये सब होने के बाद, जैसे हमने कहा था मेरा बच्चा, एंड में अपने को क्या देना है, एंड में अपने को देना है एक ओपिनियन। और वो ओपिनियन हमारा कैसा होगा, एंड में वी शुड से दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, कोई भी अपना डिसीजन जो लेना है वो एकदम सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पेज खलास। अब बस 16 पेज और बाकी है मेरा बच्चा, ओनली 16 पेजेस टू गो, बस फिर अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म एकदम। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज व्हाट, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू रिपोर्ट करना है अपने को, ओपिनियन देना है एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए। अब आपको मालूम होगा यहाँ पे एसए मतलब कौन सा, 700 की सीरीज काम में आती है यहाँ पे अपने को, 700, 701, 705, 710, 720। करेक्ट है ना? तो ये अपने को 700 की सीरीज यहाँ पे काम में आती है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट? सो ये वापस आपको एमसीक्यू के लिए बहुत काम में आएगा, तो ध्यान में रखना। ये बहुत जगह आंसर्स में लिखने के लिए भी बहुत काम में आएगा आपको। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट मेरा बच्चा? बोल, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, अच्छा खासा भरोसा लेना है। हम लोग ध्यान में रखना, कभी भी ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कौन सा अश्योरेंस लेता है, रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर को एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आगे टॉपिक डिस्कस करना है अपने को, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ओके ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड सेकंड हम लोग को क्या कहना है कि वो अपना अश्योरेंस अपने को मिल गया, तो वो मिलने के बाद हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे एज पर दी एसएस। वेरी गुड।
अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, जैसे आपको मैंने चैप्टर का नाम बताया, चैप्टर का नाम क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो हमने बच्चा क्या पढ़ लिया, फर्स्ट डेफिनेशन में नेचर पढ़ लिया, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड फिर अब हम लोग बात करेंगे उसका जो थर्ड पार्ट है, चैप्टर का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर अगर दिमाग में हेडिंग के बेसिस पे अगर आपको स्ट्रक्चर बैठ गया दिमाग में तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या बोलना है अपने को, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के ये बेसिक पार्ट समझ लिया ना तो भैया लाइफ एकदम सेट है, करेक्ट है ना। सो अब अपना ये फर्स्ट मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद अपना सेकंड टॉपिक जो डिस्कस करना था वो सेकंड टॉपिक अपना डिस्कस कर लिया अपन ने, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। और ऑब्जेक्टिव में अपने को दो बातें करनी है, अपने को एक लेना है रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, करेक्ट है एकदम, यस सर। और दूसरा अपने को क्या करना है, अपने को रिपोर्ट करना है एज पर व्हाट दी एसएस, सो वी हैव टू रिपोर्ट एज पर दी एसएस, बहुत सही। अब अपने को थर्ड टॉपिक अपने को यहां पे डिस्कस करना है, वो हम लोग बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ ऑडिट। अब मेरा बच्चा क्वेश्चन को समझ एकदम अच्छे से मन लगा के, स्कोप ऑफ ऑडिट में हम लोग क्या कहते हैं कि ओके सर, मुझे मालूम है कि मैंने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या देखना बहुत जरूरी था, नो डाउट मुझे वो अकाउंट्स एंट्रीज के बेसिस पे सर वो एविडेंस है क्या नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी बातें मुझे चेक करनी है। बट सर मुझे ये जब बातें चेक करनी है तो उसमें एग्जैक्टली मैं क्या क्या देखूंगा, सो मेरा कवरेज क्या क्या है। स्कोप मतलब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि हमको क्या क्या कवर करना है, सो व्हाट इज द कवरेज, स्कोप क्या क्या है यहाँ पे, सही बात है ना, एकदम समझ में आ गई बात। सो अभी एकदम कान खोल के एकदम मन लगा के आंखें फाड़ फाड़ के स्क्रीन पे देखना जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूं। टॉपिक बहुत ही छोटा है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस ये पूरा आपका 7 पॉइंट का टॉपिक है, उसके अंदर सब पॉइंट्स भी कुछ कुछ है। सो भाई अगर एक बार मैं बोलूंगा इतना भारी बोलूंगा बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तो अगर वैसा आपको चाहिए तो फटाफट एकदम मन लगा के सुनिएगा समझिएगा। ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या बोलता है कि इट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। क्या बोलता है, इट शुड कवर व्हाट, ऑल द एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग कि सर हमने सारे के सारे एरियाज हम लोग ने कवर करना चाहिए। स्कोप में कवरेज में क्या क्या आता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है हम लोग को सब कुछ कवर करना है। तो भाई ऑब्वियसली हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करने के बाद हम लोग क्लाइंट को अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और जब ओपिनियन दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा है। तो हम लोग ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मैं कुछ ही एरिया चेक करूंगा और कुछ एरिया चेक नहीं करूंगा, ऐसा चलेगा नहीं। तो पहली बात तो ये कि आपने सारी एरियाज को क्या करना है, एडिक्वेटली, एडिक्वेटली ये वर्ड ध्यान में रखना, एडिक्वेटली बोलता है वो, क्या बोलता है, एडिक्वेटली। 100% तो कर नहीं सकते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे सकते, इसीलिए वर्ड क्या वहां पे यूज हो गया भाई, एडिक्वेटली। हमने सारे एरियाज कवर करने हैं विच इज रेलेवेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए, विच इज एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल दोस एरियाज शुड बी कवर्ड एडिक्वेटली। आई बात समझ में आपको, यस। अब जब मैं वो एरियाज को देखूंगा, अब जब मैं वो एरियाज को देखूंगा, उस एरियाज में मुझे क्या क्या देखना है कि वो एरियाज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन भरोसेमंद है या नहीं है। बात पहुंची आप तक, एकदम आसान है भाई, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, करेक्ट है, मैं कहां हूं, ऑडिट करने आया हूं। ऑडिट करने में मैं क्या क्या देखूंगा बता भाई, मैं ऑडिट करने में सर सब कुछ देख लेगा ना, मैं सब कुछ क्या देखेगा, मैं सारे एरियाज देखेगा। और जब मैं वो सारे एरियाज देखेगा, उन एरियाज में मुझे देखना है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भरोसेमंद है या नहीं है, और दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज करी गई है या नहीं है। पहुंची बात आप तक, एकदम सिंपल है। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि सारे एरियाज को कवर करना है, और उन एरियाज में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या कहना है, वो रिलायबल एंड सफिशिएंट भरोसेमंद है या नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रेजेंट करी गई है या नहीं। सो अब यहां पे बात समझना, फोकस करना। अगर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं है, सर मैं कैसे चेक करूं, तो आपको दिखेगा नीचे यहां पे रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं है, उसके लिए ऑडिटर को फोर्थ पॉइंट में बोला है कि भाई तू ये चेक कर ले।
ए भाई कितना आसान है, तुम समझ रहे क्या बात को। सो ऑडिटर को वो इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं, अगर वो चेक करना है तो उसने क्या करना है, इन बात को असेस करना है। सो उसको असेस कैसे करेगा वो, तो सिंपल सी बात है भाई, तू अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक कर ले। क्योंकि अगर अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल अगर तेरी बेकार है भाई, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल अगर तेरी बेकार है, तो ऑब्वियसली गलतियां होने के चांसेस है। गलतियां हो गई मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गई, मतलब तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मतलब तेरा ओपिनियन तो नहीं दे सकता। तो तूने क्या देखना है कि इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं, ये पता करने के लिए तूने अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को देखना है। और सिर्फ देखना नहीं है, साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग एंट्रीज, उनको टेस्ट इंक्वायर भी करना है। सिंपल सी बात है भाई। तो बॉडी के अंदर डाल दे इसके अंदर कि जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा मुझे क्या क्या कवर करना है। तो पहली बात, मुझे सारे एरियाज को कवर करना है। बात पहुंची आप तक? यस सर। सारे एरियाज को कवर करने के बाद मुझे उस एरियाज में जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एक तो रिलायबल सफिशिएंट है या नहीं है, और वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं है, वो देखना है मुझे। रिलायबल सफिशिएंट है या नहीं कैसे चेक करूंगा सर? अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल देख लूंगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल के बाद बोल बेटा कि वो जो इंफॉर्मेशन जो है उसको टेस्ट और इंक्वायरी मुझे करना है, तो ये बातें मेरी कवर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट अभी क्या कहता है कि सर वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं सर, वो कैसे देखूं? तो यहां पे आपको दिखेगा फिफ्थ पॉइंट में कि वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं, वो कैसे चेक करेगा तू? तो उसको कंपेयर करने का विद व्हाट, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर सोर्स डेटा के साथ। क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर है या नहीं है, तो आपको अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर सोर्स डेटा के साथ उसको मैच करने का है। कि मेरे बुक्स में दिख रहा है कि बाबा टेलीफोन एक्सपेंसेस इतना इतना है, 12 महीने का बिल है, तो तेरे पास सोर्स डेटा क्या है? 12 टेलीफोन बिल देख लेना, खत्म हो गई। तो तुझे पता चलेगा प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं है। और साथ ही साथ यू हैव टू कंसीडर व्हाट द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, राइटिंग ऑफ द बैड डेट्स, तो इन सब चीजों में किसका जजमेंट यूज होता है? मैनेजमेंट का। सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट का अपने को जजमेंट भी कंसीडर करना है, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करी गई है या नहीं है। उसके बाद आपको आखिरी में क्या कहता है? यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। जो आपके कवरेज में नहीं आता, मतलब आपको जिसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको जिसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो आप करो, ऐसे हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है, तो भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ऑडिट करूंगा, वैल्यूएशन नहीं कर सकता हूं, तो वो चीज आप ना करें, आपको इससे कोई मतलब रोक टोक नहीं है, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अगर आपके ऊपर कोई कांस्टेंट वगैरह आता है, तो आपने एक क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, और ये आपको ऐसे नंबर 705 पढ़ाता है। सही बात है ना? एकदम खलास हो गया भाई क्वेश्चन, एक पेज डेढ़ पेज मेरे साथ एकदम मस्त खलास। सो यहां पे मुझे एक बात बताओ कि क्या बोलते हैं अपन यहां पे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। फटाफट 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 अभी मुझे बताएगा मेरा बच्चा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। फटाफट, अभी आपने 7 पॉइंट मेरे साथ बोल दिए हैं, सुन लिए, समझ लिया है, तो मैं आपके साथ फिर से एक बार रिवीजन के अंदर रिवीजन, अरे मां कसम क्या एकदम जोरदार। सो फटाफट मुझे बताइए कि वो व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। फर्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज कि आई हैव टू कवर ऑल द एरियाज, इन दैट एरियाज द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। नेक्स्ट देन वी टॉक अबाउट हाउ टू चेक वेदर द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट, हाउ टू चेक वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। उसके सब पॉइंट से वो आंसर्स अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद अपने को ध्यान में रखना है कि अगर जो चीज वॉट एवर थिंग विच इज नॉट इन आर कैपेसिटी, विच इज नॉट कवरिंग आर कॉम्पिटेंस, वी डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज, इन दैट केस वी आर नॉट सपोज टू परफॉर्म दोस ड्यूटीज। आपके ऊपर वो कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है। एंड लास्ट में क्या कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट या अगर कोई आपके ऊपर लिमिटेशन आ गया, तो उस घड़ी उस समय क्या बोलते हैं बच्चों, अगर लिमिटेशन आ गया तो उस घड़ी उस समय आपने क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। खलास। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट सब हेडिंग आप देखोगे 3.1। हम लोग कहां हैं? हम लोग कहां है? हम लोग हेडिंग नंबर है 3 में। तो अब उसका एक बच्चा आ गया, 3 का 3.1 आ गया, और आप बोलोगे सर ये बच्चा कैसे आ गया? तो यहां पे आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, देख बेटा एकदम 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 मस्त, फटाफट देख क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि सर वी शुड कवर व्हाट ऑल द एरिया, वी शुड कवर व्हाट ऑल द एस्पेक्ट्स। तो सर अब आपने बोल दिया सारे एस्पेक्ट्स को हमने देखना है, तो सर फिर कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? तो वो एस्पेक्ट्स अगर आपको पता करने हैं, वो एस्पेक्ट्स अगर आपको जानना है, पता करना है, तो ऑल एस्पेक्ट्स देखो, नीचे नीचे आओ, देखो देखो देखो, नीचे नीचे आओ, ऐसा ऐसा ऐसा, ये आ गए अपन यहाँ पे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। क्या बोलते हैं बच्चा, मजा आया कि नहीं आया? सो यहाँ पे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, सो कौन से एरियाज को स्कोप ये हो गया,
अब इस स्कोप के अंदर हम लोग बात करते हैं कि सर वी हैव टू कवर व्हाट ऑल द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो कौन से एस्पेक्ट्स को हम लोग ने कवर करना है? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को सबसे पहले देखना है फर्स्ट एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। पहली बात क्या देखने अपने को? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अब आप पूछोगे सर ये अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल में क्यों देखूं? सिंपल सी बात है, क्या बोलता है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल वो सारे ट्रांजैक्शंस को बराबर से रिकॉर्ड करता है क्या नहीं करता है वो तो देखना ही देखना है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, अपने को देखना है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, देख बेटा एकदम आंखें फाड़ फाड़ के, वो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल अपने को क्या करना है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो अपने को देखना है कि अकाउंटिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब मेरा बच्चा पूछेगा सर अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? अरे मेरा बच्चा, अप्रोप्रिएट का मतलब है वो सूटेबल है क्या नहीं है, कि वो बिजनेस के हिसाब से जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए तो वो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है या नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो अपना पहला एस्पेक्ट, अपना पहला एरिया जब मैं ऑडिट करने जाएगा तो उस समय में मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि मेरे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सूटेबल अप्रोप्रिएट है या नहीं है। वेरी गुड सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल देखने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि उसी अकाउंटिंग सिस्टम, उसी इंटरनल कंट्रोल्स का अब मैं करूंगा रिव्यू। मतलब एक बार तो देख लिया, बट एक बार किसके लिए देखा कि वो बिजनेस के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं? रिव्यू कर रहा हूं। अब रिव्यू किस चीज के लिए करूंगा? अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ध्यान से देखना। रिव्यू इसके लिए करूंगा कि वो जो है वो एडिक्वेट है या नहीं। वर्ड पे फोकस करना, क्या कहता है वो एडिक्वेट है क्या नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव टू डू द रिव्यू नाउ। रिव्यू आई हैव टू डू टू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड वेदर दैट अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल इज एडिक्वेट। अब मेरा बच्चा पूछेगा सर एडिक्वेट मतलब क्या? एडिक्वेट मतलब क्या है कि सर वो सफिशिएंट है या नहीं है। अब सर ये दोनों बातें क्यों देखना है भाई? ये दोनों बातें क्यों देखना है मुझे? तू समझना, अरे तू समझना भाई। वो कोई चीज जो है वो सुटेबल है, बट अगर वो सफिशिएंट नहीं है जितनी चाहिए, मतलब इंटरनल कंट्रोल है, मान लो मेरे इंटरनल कंट्रोल है कि मेरे क्लास में रिसीट चेक होगी तो वो सुटेबल इंटरनल कंट्रोल है, बट वो सिर्फ एक ही फर्स्ट डे पे ही चेक होगी, बाद में नहीं हुई तो वो सफिशिएंट है क्या? नहीं। तो उसके वजह से एरर्स एंड फ्रॉड्स हो सकते हैं क्या? हाँ। तो इसीलिए मेरा जो ऑडिटर का मेरा धर्म क्या है यहां पे, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को देखो और फिर उसके बाद उसे रिव्यू भी करो, ये देखने के लिए कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल रिव्यू। फिर उसके बाद बात करेंगे अबाउट व्हाट चेकिंग। चेकिंग में मेरा बच्चा हम लोग कहते हैं कि चेकिंग में हम लोग को देखना है अबाउट व्हाट इज दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। चेकिंग में क्या देखना है मेरा बच्चा? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, पैसा पैसा टैली होता है क्या नहीं, ये अपने को देखना है। फिर उसके बाद चेकिंग के बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में हम लोग देखते हैं अबाउट व्हाट द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। क्या देखते हैं हम लोग मेरा बच्चा? वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब क्या? 100 रुपए का बिल है तो 100 रुपए ही रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं हुआ। 10,000 रुपए का बिल है तो 10,000 रुपए ही रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। वो उसको बोलेंगे अपन क्या मेरा बच्चा? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। उसको उसके बाद मेरा बात समझ कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखने के बाद अब दूसरा पॉइंट सर आपने बोल दिया वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ओ माय गॉड सर, व्हाट इज दिस वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन? अब वैलिडिटी मतलब वो पैसा न पैसा मैच हो रहा है, बट वो खर्चा करने के लिए आपके पास वो अधिकार है क्या, पावर है क्या, राइट है क्या? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। ओके, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो वी हैव टू चेक व्हाट एसेट्स देखना है अपने को, वी हैव टू चेक लाइबिलिटीज। ये सब बातें तो भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख रहे तो अपने को ये बातें तो देखना ही है। एसेट्स देखना है, लाइबिलिटीज देखना है अपने को, इनकम देखना है अपने को एक्सपेंस देखना है, क्योंकि यही तो अपना इसके अंदर ही तो मेरा बच्चा क्या कवर होता है भाई? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कवर होता है ना मेरा इसी के अंदर। सो सिंपल सी बात है, पहले अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल देखेगा, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा, उसको रिव्यू करूंगा, चेकिंग करूंगा, वेरिफिकेशन करूंगा, ये सब तो मेरे को करना ही है। बट ये सब बातें किसके ऊपर करना है? तो वो बोलता है एसेट्स और लाइबिलिटीज पे करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर पे भी करना है। एसेट्स में क्या देखूंगा सर? एसेट्स में क्या देखूंगा? एसेट्स में देखूंगा एकदम आपके फेवरेट 3 पॉइंट। चलो बताओ, इतना कमेंट बॉक्स में टाइम पास कर देना, फटाफट मुझे बताओ एसेट्स में क्या क्या देखूंगा। देखता हूं कौन कौन टैलेंटेड बच्चा है जो यहाँ पे बताएगा मुझे। है क्या कोई? वो है कोई स्मार्ट?
बताओ एसेट्स में क्या क्या देखेंगे, याद है क्या, रिवीजन कर रहे, फालतू टाइम पास चालू है चैट बॉक्स में, बंद कर दूंगा नहीं तो मैं चैट बॉक्स, पढ़ाई में मन लगाओ। सो एसेट्स में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एसेट्स में हम लोग तीन बातें देखेंगे मेरा बच्चा, वो कौन सा है, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन। हम लोग क्या क्या देखेंगे, टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ये सारी बातें हम लोग को एसेट में देखना है। जबरदस्ती कॉस्ट वगैरह ऐसे मन में आया वो चीजें फेंको मत। ओके, लाइबिलिटीज में अपने को क्या देखना है कि वो लाइबिलिटीज वो करेक्टली वैल्यूड है या नहीं है, और कुछ भी नहीं। इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या देखना है अपने को, इनकम और एक्सपेंडिचर में अपने को क्या देखना है कि वो जो है करेक्ट अमाउंट, क्या देखना है अपने को, इनकम एक्सपेंडिचर में करेक्ट अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो जो करेक्ट अमाउंट है वो करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, ये बातें अपने को देखना है। सो हमने को क्या देखना है, करेक्ट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड। सो ये बातें हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज, आगे हम लोग क्या देखते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर होने के बाद हम लोग को उसको कंपेयर करना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन विथ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कंपैरिजन विद अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के साथ, क्योंकि उसके बिल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, किस बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन आया है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, वो अंडरलाइंग पीरियड भी अपने को देखना है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कि अगर अपन ये सब होने के बाद अपन क्या कहते हैं कि अगर अपन स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो अपने कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, करेक्ट है ना। अपने को देखना है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी ऑडिटर है, बैंक ऑडिटर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर है, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटर है, तो अलग अलग जो ऑडिटर्स है तो उनको अपने को देखना है। यस, एक बच्चा एकदम 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 होशियार है, सौम्या बेटा, वेरी गुड। अपने को डिस्टिंक्शन भी करना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में भी अपने को डिस्टिंक्शन करना है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद अपन यहाँ पे नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि अपने को फिर करना है रिपोर्टिंग, और वो रिपोर्टिंग कैसे करना है कि वेदर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस वेरी गुड, वेदर इट गिव्स व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू, करेक्ट है ना। सो क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टिंग एंड वेदर इट गिव्स व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये अपने मेरा बच्चा बात समझ, ये अपने को क्या करना है, ये पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच वी हैव टू कवर इन आवर ऑडिट। सो तो समझा क्या बात को, अपने को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि स्कोप क्या है। स्कोप में बोलता है कि सारे एरियाज देखने, उन एरियाज में फिर क्या क्या देखना है, तो ये उसके सब पॉइंट्स है, ये सारे एरियाज अपने को देखने हैं, करेक्ट एकदम। ओके सर, यहां से ये अपना जो पॉइंट है आप देखोगे कि ये एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, ये आपका खत्म हो गया। मेरा बच्चा टाइप्स ऑफ ऑडिट नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मतलब जान लोगे क्या, ये तो एकदम बचपन में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और ये 55 तक याद रहेगा आपको। चलो बोल ही देता हूं, आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो यार ठीक है यार, मतलब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो अरे बस 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 बता रहा हूं भाई। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन से है, एक तो है रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब एक कंपलसरी है और एक कंपलसरी नहीं है, एकदम सही है। तो ये इसके एग्जांपल्स आप ध्यान में रखना, ध्यान में रखना मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके एग्जांपल्स ध्यान में रखना क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में आएगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऐसा कुछ तो भी ऑड वन आउट या ऐसा कुछ आपको आएगा। आई बात समझ में आपको, ओके, एनीवन एनी क्वेरी एनी डिफिकल्टी, नो। ओके उसके बाद अपन बात करते हैं, यार ये तो आपका बचपन में, मतलब बचपन से ही, मतलब सर ऑडिट क्यों करते हैं, ये आपका अभी फेवरेट पार्ट आ गया। ये कौन सा पार्ट है आपका, सो ये आपका पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एकदम कटाकट ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, समझिएगा, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या सर ऑडिट करने के कुछ फायदे भी है क्या, ध्यान में रखना। एग्जाम में ये आपको केस स्टडी बेस्ड आएगा, केस स्टडी बेस्ड ऐसे आएगा, it will be asked in the exam based on case studies like ki, if you are appointed as the auditor of ABC Limited, so what benefit they will be deriving from conducting the audit, or the question will be two of the partners have an argument whether to conduct the audit or not, keeping in mind the provisions of the audit, कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे, ये आपको ऐसे कुछ केस स्टडी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा, बराबर के नहीं। सो अपन यहाँ पे बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एकदम सही बोला, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, जो लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, करेक्ट है ना, तुम बात को समझ ही रहे हो, जो लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, बराबर के नहीं, उन्हें मालूम नहीं है बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो उस घड़ी उस समय वो तो अगर देख नहीं सकते हैं, और कुछ अगर गलत हो गया तो भैया उनका तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उनका जो पैसे का जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान हो जाएगा, दे विल लूज व्हाट द फाइनेंशियल interest. Therefore an auditor is called upon to check whether all the things in the organizations are functioning properly or not. तो जैसे हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स obviously we all know that they cannot actively participate into day to day affairs of the entity's business, and because of that what we do is कि we call the auditor and make sure that he conducts the audit. Then second point we talk about is acts as what, moral check. अब जब मुझे मालूम है कि अगर मेरे ऊपर कोई निगरानी कर रहा है, मेरे काम के ऊपर कोई ध्यान रख रहा है, someone is watching over my work and if I do anything wrong they will catch hold of me, मुझे पकड़ लेंगे वो, तो उस घड़ी उस समय मैं चाह के भी, मेरी इच्छा भी हो, मुझे अपॉर्चुनिटी भी हो, कुछ भी हो जाए, मैं फिर भी क्या चोरी करूंगा क्या नहीं करूंगा, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, बराबर, वो आपको रोकेगा कि भाई ऐसा तुम कुछ भी मत करो. उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अपन अभी बात करेंगे, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ व्हाट, लाइबिलिटी फॉर, सेटलमेंट किसके लिए काम में आता है, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. मेरा जो बच्चा पढ़ा हुआ है, मेरे से जो पढ़ा हुआ है, एक बार हो जाए, कौन से अगले 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आने के बाद कौन से 3 पॉइंट्स है, थर्ड पॉइंट सेटलमेंट, फोर्थ पॉइंट सेटलमेंट, फिफ्थ पॉइंट सेटलमेंट. वाओ, मजा आ गया सर. सो मेरा बच्चा क्या कहता है, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ व्हाट, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, बराबर कि नहीं. जैसे अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर जब ऑडिट करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब ऑडिट करते हैं तो उस समय पे क्या हो जाता है कि हम लोग सारे एरियाज को चेक करते हैं जो अभी अपन ने पूरा देख लिया है, और फिर हम लोग बराबर से टैक्स का कंप्यूटेशन करके, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके हम लोग गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो मोस्टली अपना लायबिलिटी सेटल होने में आसान हो जाता है. नेगोशिएटिंग लोन्स, हम लोग बैंक के साथ लोन्स के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं कि भैया हमारा जो प्रॉफिट है ये ऑडिटेड प्रॉफिट है, ये जेन्युइन प्रॉफिट है, सो इसमें कहीं पे भी हमने चोरी चकारी करी हुई नहीं है, देयर इज नो एम्बिजलमेंट, देयर इज नो डिफाल्केशन, देयर इज एवरीथिंग व्हाट इज गिवन इज ट्रू एंड फेयर, सो वी कैन नेगोशिएट कि गिव अस अ हायर अमाउंट ऑफ लोन और गिव अस द लोन एट अ reduced rate of interest. And determining what purchase consideration, as we have studied कि हम लोग purchase consideration कैसे निकालते हैं, assets minus outsiders liability. Auditor verifies assets as well as what, liabilities. So in that case what will happen, it will help in settlement of liability for taxes, negotiating loans and determination of purchase consideration. Next we talk about it helps in settlement of what, trade disputes as well. For what, trade disputes किसके लिए होगा बेटा, for higher wages, for bonus as well as what, the damage suffered by the property, मतलब इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड. सो हम लोग ऑडिट करते हैं तो हायर वेजेस बोनस के लिए भी हम लोग दे सकते हैं. जैसे हम लोग क्या है, एम्प्लॉइज जो है वो तो बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो, एम्प्लॉइज क्या बोलेंगे, हमारी मांगे पूरी करो. मैनेजमेंट बोलेगा तुम्हारी मांगे नहीं पूरी कर सकते क्योंकि अभी तुम्हारे वेजेस नहीं बढ़ा सकते, तुम्हें बोनस नहीं दे सकते, आप समझने की कोशिश करो, अभी हमारे पास कॉस्ट बढ़ाने का कोई भी स्कोप नहीं है. तो एम्प्लॉइज बोले कि भाई तुम तो झूठी बोल रहे हो, हर बार तुम्हारा यही चालू है, ऐसा कुछ 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 कुछ, तो नहीं, हमको तुम पे भरोसा नहीं है. तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, चल यार तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं, चल तो ऑडिट करा ले, कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा वहां पे. उस घड़ी उस समय कॉस्ट ऑडिटर बोलेगा नहीं सही में इतनी इतनी कॉस्ट है, और वो ट्रेड डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे. इंश्योरेंस कंपनी वो स्टॉक वेरीफाई करेगा, स्टॉक ऑडिट करेगा, और जितना लॉस है उसको असेस करते हुए आपका क्या कर देगा, इंश्योरेंस क्लेम भी वो सैंक्शन कर देगा या तो नहीं करेगा. सो ऑडिट का ये फायदा है. नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ व्हाट, वापस से थर्ड पॉइंट अपन ने बोला था, इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ व्हाट, अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. तुम समझो बात को, एडमिशन करते समय गुडविल का कंप्यूटेशन होता है, डेथ के समय पे लीगल हायर्स को उसका पैसा देना पड़ता है. सो वो लीगल हायर्स को कैसे पता चलेगा, और ये जो नया पार्टनर है उसको पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इनटू द बिजनेस. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी डू इज वी कंडक्ट द ऑडिट एंड मेक श्योर दैट द अकाउंट्स आर सेटल्ड इन एट द टाइम ऑफ व्हाट, एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर. Okay, then we talk about is the basic points. It also helps what, government to provide what, assistance and issue various licenses for trade. Recently जैसे आपने देखा होगा कि MSMEs को बहुत सारा फाइनेंशियल पैकेज, स्टिमुलस पैकेज उनको सपोर्ट एड करने के लिए दिया हुआ है. आपने ये भी देखा होगा कि उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन्स दिए गए हैं, बट वो एलिजिबल है या नहीं है, वो किस बेसिस पे, तो दीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स गवर्नमेंट टू व्हाट, गिव असिस्टेंस एंड लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर
ट्रेड। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बेसिक क्या है, एकदम बेसिक पॉइंट है, एडवांटेज की वेस्टेज एंड लॉसेस को डिलीट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली रखे गए हैं क्या नहीं, क्योंकि सेक्शन 128 अपन लॉ में पढ़ते हैं, 128 आपको बोलता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड बाय लॉ शुड बी मेंटेन। सो अपना मैनेजमेंट का ये फायदा भी हो जाएगा। एंड इसमें कहीं कहीं अगर कुछ वीकनेसेस वगैरह है, डेफिशिएंसीज है ऑपरेशंस में, डे टू डे वर्किंग में, तो उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा, उस घड़ी उस समय यहां पे वो वीकनेसेस को भी हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे अपना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरा बच्चा बॉडी के अंदर गई क्या ये बात? यस यस यस। ओके, सो फटाफट एक बार उसको बोल दो मेरे साथ साथ क्या क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। इट एक्ट्स एज अ मोरल चेक। थर्ड पॉइंट सेटलमेंट, फोर्थ पॉइंट सेटलमेंट, फिफ्थ पॉइंट सेटलमेंट। थर्ड से 3 पॉइंट ध्यान में रखना, सेटलमेंट क्या है। इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ purchase consideration. It helps in settlement of trade disputes for higher wages, bonus and insurance claims. It helps in settlement of accounts at the time of admission or death of a partner. Correct है एकदम। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इट ऑल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड इशू वेरियस लाइसेंसेस फॉर ट्रेड। एंड उसके बाद इट हेल्प्स टू report weaknesses, detect wastes and losses and to check whether proper books of accounts have been maintained or not. Next हम लोग बात करते हैं inherent limitations of audit, one of the very important questions, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, स्टार मार्क करने का समय आ चुका है मेरे दोस्तों। सो व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सो हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की, बताइए व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सो फर्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फटाफट पढ़ाते पढ़ाते रिवाइज कराते कराते समझा भी रहा हूं, बॉडी के अंदर उसको डालना भी। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द वे इन विच आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्टेड, दे आर प्रेजेंटेड, जिस तरीके से ये काम होता है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। और ये जो जजमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब इट वेरीज फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। सर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो आपने देखा होगा बैड डेट्स है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, हम लोग को कंटिंजेंसी प्रोविजंस बनाने हैं। तो भाई अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो इट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड दीज जजमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट आर व्हाट, सब्जेक्टिव डिसीजंस। तो इनका असेसमेंट करना, इनको वेरीफाई करना बिकम्स व्हाट, वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई द इट बिकम्स व्हाट, द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सो व्हाट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो खामियां है ही है, उसके वजह से अच्छे से ऑडिट नहीं कर सकते, बट यहां पे क्या कहता है, द वे यू कंडक्ट द ऑडिट इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम व्हाट, सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो वो क्या क्या है, तो वो लिमिटेशंस क्या है मेरा बच्चा, तो हम लोग बोलते हैं देयर आर व्हाट, सर्टेन प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। वो क्या क्या है कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो कोई इंफॉर्मेशन के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एम्प्लॉय है या जो वो मैनेजमेंट है वो सीधा सीधा आपको बोल देगा कि हाँ सर हमने फ्रॉड किया है, पकड़ लो हमको, हमको पनिश कर दो करके? नहीं, तो वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपसे कुछ रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो आपसे विथहेल्ड करेगा, वो आपसे रोकेगा। और सोफिस्टिकेटेड अगर कोई क्राइम किया गया है तो ऑडिटर इज नॉट ट्रेन नॉर एन एक्सपर्ट टू ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। अपन क्या आर्टिकलशिप में इसकी ट्रेनिंग थोड़ी लेते हैं कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं, वो फोर्स्ड है या नहीं, इसका ट्रेनिंग करो, वो थोड़ी अपना कामकाज है। करेक्ट है ना? तो उसके बाद बात साथ ही अपन कभी भी इन्वेस्टिगेशन, हम लोग क्या क्लाइंट को फटके मार मार के या उसको बोल के कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो, तो वैसा थोड़ी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 100% इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बात पहुंची आप तक यहाँ पे? यस। तो ये अपना बेटा सेकंड पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। देन वी टॉक अबाउट इज द थर्ड पॉइंट, वी टॉक अबाउट इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट। बहुत ही आसान पॉइंट है मेरा बच्चा, ध्यान में रखना। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जब हम लोग टाइमलीनेस की बात करते हैं तो मेरा बच्चा, हम लोग को ड्यू डेट तो है ही ना, जब हम लोग को काम खत्म करना है तो वी आर बाउंड विथ व्हाट, सर्टेन ड्यू डेट्स। सो जब मैं वो ड्यू डेट्स की बात करता हूं तो मुझे मेरा काम जल्द से जल्द खत्म करना है, जल्द से जल्द खत्म करूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा, बराबर के नहीं, और मुझे उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेनिफिट ज्यादा तो चाहिए चाहिए बट मुझे कॉस्ट कम चाहिए, बट ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए
चाहिए तो आपको कॉस्ट ज्यादा इनकर करना पड़ेगा, बट आपको कॉस्ट कम इनकर करना है तो वो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा नहीं. सो दैट इज हाउ इट बिकम्स व्हाट द इनहेरेंट लिमिटेशन. हाउएवर द ऑडिटर हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट, द रिलायबिलिटी एंड द कॉस्ट. करेक्ट एकदम. एंड फिर उसके बाद हम लोग अदर मैटर्स में आते हैं. अदर मैटर्स में हम लोग किसकी बात करते हैं मेरा बच्चा? अदर मैटर्स में हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉड हो गया है, सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते फाइंड आउट. रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो हम लोग एसए नंबर 550 में पढ़ते हैं कि बहुत सी बार मैनेजमेंट को ही मालूम नहीं होता है कि हमारे रिलेटेड पार्टीज कौन है, या मैनेजमेंट आपको बताने से भूल जाएगा, या ऑडिटर सारे रिलेटेड पार्टीज कवर हुए या नहीं है, ऑडिटर को कैसे मालूम होगा. इतने सारे अलग अलग लॉज रेगुलेशंस है हम लोग को कंप्लाई करने के लिए, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे ये ऑडिटर थोड़ी चेक कर पाएगा. और आने वाले समय में फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन कि बाबा एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगा या नहीं रहेगा, एंटिटी कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, ऑडिटर इसका दावा कैसे दे सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा करके. सो दिस इज व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस. तो कौन से 4 पॉइंट थे? एकदम मस्त बता मेरा बच्चा. सो कौन से 4 पॉइंट थे बोलो. सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट. एंड लास्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अदर मैटर्स. ये आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस का क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी जीरो और व्हाई द ऑडिटर कैन नॉट गिव एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस. तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा, तू बात समझ कि आपको जो आंसर लिखना है ये आंसर यही होगा. ओके, वेरी गुड. एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो नो. ओके, चलिए. सो यहां से अब अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होने के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है. ओके, अब तू समझ बात को. ये क्वेश्चन अपना खत्म ना, ये क्वेश्चन अपना खत्म ना, तो तू समझ अपना ऑलमोस्ट सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, करेक्ट है ना, इस चैप्टर का वो खत्म और ये चैप्टर इज खत्म. ये आखिरी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, जो मजाक नहीं कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, 6-8 पेजेस का तो क्वेश्चन है ये. हाँ, 6 पेजेस का तो क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो एकदम आराम से मन लगा के आपने ध्यान से सुनना है. रेडी हो आप लोग सब? पक्का? एक गहरी सांस लो, छोड़ो. वेरी गुड. वन मोर टाइम, छोड़ो. देखो यार, ये मैं जो इतने एफर्ट ले रहा ना, रिवीजन एकदम नॉन स्टॉप, एकदम आपको फुल तोड़ फोड़ करके पढ़ा रहा हूं, एकदम जोरदार भारी, तो उसका फायदा आपको होना चाहिए. यू शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस. ये सीरीज इसके लिए कर रहा हूं मैं, बराबर. सो यू शुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस. ओके, हाँ जी. सो अब हम लोग इस 8th पॉइंट पे आ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो मैं बता रहा हूं आपको. देखो, इट स्टार्ट्स इन माय बुक एट पेज नंबर 1.7 एंड फिर ये चलते जाता है 1.8, 1.9, फिर 1.10, 1.11, वाह वाह वाह, 1.12, 1.13, 1.14 एंड यहाँ पे 1.14 पे आके रुकते हैं हम लोग. कहा था मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन है बॉस, ये आपको पढ़ना है. ये कहीं पे भी आपने अगर छोड़ा होगा कभी तो भैया रिस्क है ये. तो एकदम आराम से पूरा पूरा एक ही क्वेश्चन है ये, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो शुरू करें क्या मेरे बच्चों? यस, एकदम आराम से मन लगा के, फोकस. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? पहले तो हम लोग फोकस करते हैं स्टेप बाय स्टेप. बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को चाहिए क्या? क्वालिटी. हम लोग को चाहिए क्या? क्वालिटी. तू बात समझा एकदम अच्छे से बेटा. हम लोग को चाहिए क्वालिटी. सर क्वालिटी क्यों चाहिए? अरे बेटा तू समझना, यहाँ पे हमने क्या बोला था, अपन ने जो ओपिनियन दे रहे हैं वो ओपिनियन ऐसा होना चाहिए कि जिससे कोई भी व्यक्ति को गलत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट ना हो. सो इट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी. अगर वो फिर किसी को मिसलीड ना करे तो आपके कामकाज में आपको क्या दिखाना चाहिए? क्वालिटी. बराबर के नहीं? क्वालिटी मतलब एकदम ऐसा काम करने का, इतना सुपर काम करने का कि मजा आना चाहिए, एकदम सुपर क्वालिटी होना चाहिए. सो क्वालिटी की जब बात करते हैं तो मेरा बच्चा मेरे को एक बात बता, क्वालिटी ऐसा होगा क्या कि जैसे आज चैप्टर 1 आप एकदम मन लगा के मेरी बातों को सुन रहे हो, एकदम आराम से मन लगा के अच्छे से आप पढ़ रहे हो, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद कल जाने दे यार, नहीं नहीं अच्छे से कैसे यार, छोड़ना, बाद में देख लूंगा, परसों बाद में देख लूंगा. फिर एक टाइम आएगा 10th लेक्चर अपना, 15th लेक्चर आप बोलोगे अरे यार क्या यार, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं चलेगा ना.
तो तू समझ बात को, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अपने को लगाना चाहिए कुछ कंट्रोल। सही बात है ना, अपने को चाहिए क्या, क्वालिटी, क्वालिटी के लिए चाहिए क्या, कुछ कंट्रोल। और अगर आपको ये क्वालिटी देना है, अगर आपको ये क्वालिटी चाहिए तो आपने इस क्वालिटी के ऊपर लगाना है कंट्रोल। तो कंट्रोल लगाने के लिए आप क्या क्या चीजें लगाओगे, आप क्या क्या एलिमेंट्स, आप क्या क्या चीजें लगाओगे कि जिसके वजह से आपका ये कंट्रोल अचीव हो जाएगा। सो हम बात कर रहे हैं व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कि आपको ये क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने का है। आपने कहा हाँ सर, ये क्वालिटी कंट्रोल चाहिए आपको, यस सर क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। तो क्वालिटी के ऊपर अगर आपको कंट्रोल लगाना है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्वालिटी के ऊपर अगर आपको कंट्रोल लगाना है तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीजों का समावेश करना चाहिए। तो आपने कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड करने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक ठोका नहीं है ना, लाइक ठोक दो एक बार, मजा आएगा मेरे को। यस, यस, समझ में आ रहा है दोस्तों को। सो यहां पे मेरा बच्चा एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, अब वो एलिमेंट्स क्या क्या है एकदम आराम से, ये 6 पन्ने जो है एकदम इतना सुपर तरीके से समझाएगा ना, तुम बोलोगे वाओ सर, मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपने इतने आसानी से इतना सिंपल कर दिया हम लोगों के लिए। सो व्हाट आर दी एलिमेंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि वी टॉक अबाउट इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसकी बात करता हूं मैं यहाँ पे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुमको मैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझाता हूं पहले, हाँ ध्यान से सुनना। जैसे आपको दिखेगा यहां पे, ये आपको यहां पे 6 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 6 पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये 6 पॉइंट, जैसे लीडरशिप यहां पे, ये लीडरशिप यहां पे, मतलब पहले आपको ये 6 पॉइंट पहले बताया है, समराइज किया गया कि ओके ये 6 पॉइंट है बॉस, समझे क्या, ये 6 पॉइंट आपको बताया, ये 6 पॉइंट है। फिर उन 6 पॉइंट में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन दो 6 पॉइंट्स, बराबर के नहीं, वो 6 पॉइंट्स आपको क्या किया गया है, वो आपको आगे एक्सप्लेन किया गया है। आई बात समझ में आपको, डिटेल में उसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन किया है। तो मैं क्या करूंगा, आपको फर्स्ट पॉइंट जब मैं आपको बोलूंगा ना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, साथ ही साथ उसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपका जो लिंकिंग है वो एकदम सुपर हो जाएगा, एकदम जोरदार हो जाएगा। क्या बोलते हैं, करेक्ट है एकदम, यस। सो मेरा बच्चा हम लोग बात करते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। फर्स्ट पॉइंट एकदम आराम से फोकस करने का, मन लगा के सुनने का, प्रवचन एकदम फुल। सो अब मेरा बच्चा जब मैं बात करता हूं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सुनेगा ना, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब मैं बात करता हूं यहां पे, करेक्ट है। सो लीडर जो है, लीडर जो है यहां पे, ये लीडर होता है कौन, तो ये लीडर है मेरा बच्चा एंगेजमेंट पार्टनर। कौन है ये है एंगेजमेंट पार्टनर, जो पूरा ऑडिट का कामकाज संभालता है, बराबर के नहीं। तो ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है टीम में का, जो पूरा पूरा ऑडिट इसके निगरानी में होता है। आई बात समझ में। तो यहां पे अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो यहां पे क्या कहते हैं हम लोग, एसए 220 के अनुसार इस एंगेजमेंट पार्टनर ने ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, बराबर के नहीं, कि क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट असाइनमेंट, बराबर के नहीं, वो होगा। सो यहां पे क्वालिटी से रिलेटेड हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड जो जिम्मेदारी होगी ये कौन उठाएगा, ये एंगेजमेंट पार्टनर होगा, बराबर के नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, दिस विल बी दिस एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस विल बी व्हाट, this engagement partners, number one, this will be this engagement partners the responsibility कि भाई क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि उसके जो एक्शंस है, उसका जो कामकाज है, बराबर के नहीं, उसके जो एक्शंस है, उसका जो कामकाज है, इट शुड जस्टिफाई दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी फॉर देम। क्या कहते हैं हम लोग, उसके जो एक्शंस है, ध्यान से सुनते जाना समझते जाना रे, उसके जो एक्शंस है, उसके एक्शंस कुछ इस कदर होने चाहिए कि वो जस्टिफाई करे कि क्वालिटी हमारे लिए भाई कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हो सकती है। सो यहां पे क्या कहते हैं, द एक्शंस शुड एम्फसाइज दैट हमारे लिए क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट,
बराबर के नहीं, मतलब वो एक्शंस इतने होने चाहिए कि हमारे लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्वालिटी एसेंशियल भी है, उसके काम में वो दिख के आना चाहिए, बराबर कि नहीं। द एक्शन शुड एम्फसाइज ऑन क्वालिटी, इट शुड एम्फसाइज दैट क्वालिटी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, क्वालिटी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट क्वालिटी इज ऑल्सो वॉट मस्ट, उसके बगैर काम नहीं हो सकता अपना। सो समझे क्या तुम मेरी बात को? तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर ये ज्ञान अपने को दिया गया है, इंपॉर्टेंस, एंड यहां पे आपको दिखेगा क्वालिटी इज एसेंशियल। क्लियर है एकदम? सो हमने क्या बोला, ये लीडर जो एंगेजमेंट चार्ट देखो यहां पे, एंगेजमेंट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी होना, बराबर, उसके एक्शंस में दिख के आना चाहिए कि क्वालिटी के बगैर काम नहीं हो सकता, और उसमें दिख के आना चाहिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी हमारे लिए एसेंशियल भी है, क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी हमारे लिए मस्ट भी है। सही जा रहे हैं अपन एकदम? यस सर, मजा आ गया, मतलब इतना बड़ा जो पार्ट है वो आपका क्वेश्चन का वो खत्म हो गया ना बॉस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे प्रूव करोगे, हाउ विल यू जस्टिफाई कि आपके लिए क्वालिटी ये इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं। तो जब भी आप आपका काम परफॉर्म कर रहे हो, बराबर के नहीं, तो जब भी आप आपका काम परफॉर्म कर रहे हो तो आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए करना है। व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग योर जॉब, आपने क्या करना है, आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज लगाई होंगी, आपने परफॉर्म जो आपने काम करना है ये आपने किसके हिसाब से करना है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना है और आपने लॉ के हिसाब से करना है। ये तो करेंगे ही करेंगे, बट आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग पॉलिसीज भी तो लगाते होंगे ना आप लोग, तो आपने उन पॉलिसीज को भी कंप्लाई करना है। बात पहुंची आप तक? तो तब जाके दिख के आएगा कि आपके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट कैसे बन जाती है और वो एसेंशियल है हर काम में। सो ये मेरा बच्चा अपना फर्स्ट पार्ट, मतलब जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो फर्स्ट पार्ट है, ये अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सही बात है ना एकदम? अभी लीडर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है मेरा बच्चा, वो कहता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। वो क्या कहता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड दिस एथिकल रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लीडर जो है उसने तो देख लिया कि एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम, ये सब लोग जो है ना ये सही से काम करेंगे, बट अब जो पार्ट है वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। वो क्या है, ध्यान से सुनना। एथिक्स प्रिंसिपल्स अपने को फॉलो करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट है। तुम समझो रे बात को, अपन ने स्टार्टिंग में ही कमिटमेंट क्या दिया गया था कि द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट, फर्स्ट पेज पे बात हुई थी, इसके लिए पूरा ऑडिट ऐसे लिंक करके पढ़ना है। हमने फर्स्ट पेज में ही क्या बोला था एथिकल रिक्वायरमेंट में कि भाई, हमने ये कहा था एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब फर्स्ट पेज में कि इट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, इट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। सो एथिकल रिक्वायरमेंट में अपन क्या कहते हैं कि अगर तुम पूरी श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करोगे तो आपका काम सही हो जाएगा, आपके काम में क्वालिटी मिलेगा, और जब आपके काम में क्वालिटी मिलेगा तो ऑब्वियसली यू विल नॉट मिसलीड एनीबॉडी। सो दैट इज व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट। अब एथिकल रिक्वायरमेंट में कौन से पॉइंट आते हैं अपने, तो वो कहता है अपन ने होना चाहिए क्या, वी शुड बी हैविंग व्हाट, पहले लिख लेता हूं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये कहां से लिख रहा हूं मैं, ये फिर यहां पे आपको दिखेगा नीचे सब पॉइंट से, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, फिर मैं यहां पे पहले लिखता हूं सिंपल एकदम, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर लिखता हूं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, बराबर। फिर उसके बाद अपने को कौन सा पॉइंट दिखता है, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ध्यान से सुनना एकदम आराम से, प्रोफेशनल बिहेवियर। एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इंडिपेंडेंस, बराबर। सो ये अपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं हम लोग, इंटीग्रिटी की। सो इंटीग्रिटी मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। ऑडिटर ने क्या करना है, एकदम ईमानदार होना है। अगर उसको कहीं कुछ फ्रॉड्स दिखते हैं तो उसने बता देना है। अगर उसको जरूरत पड़ती है कि वो कहीं रिपोर्ट करना है, इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, वो रिपोर्ट करेगा। भाई वहां पे क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए।
सेकंड, अपन ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब वहां पे उसने बायस नहीं होना चाहिए, मतलब उसने कैसा होना चाहिए, ही शुड बी व्हाट, इम्पार्शियल टुवर्ड्स हिज वर्क। एक क्लाइंट का काम अच्छे से करूंगा, दूसरे का नहीं करूंगा, वैसा नहीं होगा। जब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, सीक्रेसी। हम लोग को ऑडिट करते दौरान जब हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है, वी शुड नॉट डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन विद द अदर्स। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मतलब अपने को वो नेसेसरी नॉलेज अपने पास होना बहुत जरूरी है। जो एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं उसका फोर्टे, मतलब उसका अपने को भयंकर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग ने प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब इस तरीके से काम करना है कि वी शुड नॉट ब्रिंग एनी डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन ऑफ आर अकाउंटेंसी, कि अपन ने कुछ ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से अपने मदर बॉडी इंस्टीट्यूट का या अपने प्रोफेशन का कहीं नाम खराब हो। करेक्ट है ना? ये सारी बातें हैं अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट है, और वो काम कैसा होगा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो है इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर आपको एकदम आराम से मन लगा के ध्यान से आपको समझना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर। एग्जाम में इंडिपेंडेंस के ऊपर, तुम समझो बात को, एग्जाम में इंडिपेंडेंस के ऊपर आपको सीधा सीधा एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, सो इंडिपेंडेंस में यहाँ पे दो बातें आती है। इंडिपेंडेंस हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। करेक्ट है ना? एंड इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो व्हाट, इन अपियरेंस। इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो व्हाट, इन अपियरेंस। आई बात समझ में आपको? सो इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या होता है, कि इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड इज दैट स्टेट ऑफ माइंड विच परमिट्स एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। बराबर के नहीं? अब तुम नहीं समझे सर, ये बहुत इंग्लिश हो गई एक साथ में। अब इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या है, कि आप आपका ओपिनियन दे दोगे, वो जो ओपिनियन होगा विदाउट एनी इन्फ्लुएंसेस। क्या होता है वो आपका, विदाउट एनी इन्फ्लुएंसेस, मतलब आप किसी के कहने पे कोई काम नहीं करोगे, आपको जो सही लगता है आप वो बताओगे। क्लाइंट आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो यू आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में आपको? सो इंडिपेंडेंस कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंस इज व्हाट, अ स्टेट ऑफ माइंड। बराबर के नहीं? And when we talk about independence as appearance, so third party उसने क्या करना चाहिए, should reasonably third party should reasonably conclude that auditors integrity, objectivity, and professional skepticism has not been compromised। अब सर इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड, कि इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप आपका ओपिनियन देते हो विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। अपीयरेंस की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कि थर्ड पार्टी मतलब तीसरा व्यक्ति आपको देख के ही कंक्लूड करेगा कि भाई ये जो आदमी है ना, ये किसी की सुनता नहीं है, ये मतलब कभी है ना गलत काम करेगा नहीं, ये ऐसा भारी आदमी है ये। थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली, मतलब होता है ना कभी कभी जैसे सिंघम को देख के लोग क्या बोलते थे, अरे ये रिश्वत नहीं लेगा, ऐसा पुलिस ऑफिसर है सिंघम, बाजीराव सिंघम। वैसा ऑडिटर भी, ऐसे ऑडिटर को देख के बराबर बाय हिज अपीयरेंस हम लोग को ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी जो है ना गलत नहीं करेगा, वो ऐसा वाइब आना चाहिए। सो इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट इज व्हाट, ऑफ अपीयरेंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो यहां पे आपको इंडिपेंडेंस, ये स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है और अपीयरेंस का मतलब क्या है, ये आपको बताता है। और फिर इसके बेनिफिट्स आपको बता दिए गए हैं कि आप आपका ओपिनियन दे दोगे विदाउट एनी इन्फ्लुएंसेस, एंड इससे आपका सही ओपिनियन देने की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, वो क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। तो ऑडिटर को सही ओपिनियन देना ये पॉसिबल हो जाएगा, और वो मतलब क्या बोलते हैं कि वो सही तरीके से देना, वो कैपेसिटी भी उसकी एनहांस हो जाएगी। तो उसके बाद उसका डेफिनेशन दिया गया है, यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू एनीवन्स डिसीजन। रूल्स जो है इट कैन नॉट क्रिएट इंडिपेंडेंस, इट कैन नॉट एंश्योर दैट, क्या कहते हैं, कैन नॉट क्रिएट और एंश्योर, रूल्स कैन नॉट एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस है ये माइंड और पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर, ये इंसान खुद कैसा है, उसका कैरेक्टर, उसकी नीतिमत्ता कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही करेगा या नहीं। तुम कितने ही नियम कानून लगा लो, जैसे रेड सिग्नल को जंप नहीं करना है, ये रूल बना हुआ है, बट आप फिर भी अगर उसको तोड़ते हो तो मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फ्रॉम माइंड, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स। सो रूल्स कैन नॉट एंश्योर दैट इट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में? सो यहां पे हम लोग बात करते हैं शॉर्ट नोट के बाद, फिर हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। जब बात करते हैं सो यहां पे हम लोग और एक बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। हम लोग क्या कहते हैं यहां पे, थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ये मालूम है आपको कॉन्सेप्ट, थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। सो व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस? फर्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट डू वी टॉक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट, कि आपको उस जगह पे क्या है, यू हैव व्हाट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपको आर्थिक मोह है वहां पे, यू हैव व्हाट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या है कि जो काम आपने किया है वही काम आपको वेरीफाई करने के लिए बुलाया जा रहा है, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। देन वी टॉक अबाउट इज द फेमिलियरिटी थ्रेट। किसकी बात करते हैं हम लोग, फेमिलियरिटी थ्रेट। इतना हम लोग उस क्लाइंट को अभी जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, इतने सालों से हम लोग उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो अब हम लोग की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, हम लोग अच्छे से जानते हैं उसको, तो जैसे वो बोलेगा वैसे मैं करेगा, ऐसा वो इंडिपेंडेंस को आपका अफेक्ट करेगा, वो है फेमिलियरिटी थ्रेट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, एडवोकेसी थ्रेट। हम लोग किसकी बात करते हैं, एडवोकेसी, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट मतलब क्या है, ऑडिटर क्लाइंट की इतनी तरफदारी कर रहा है, ध्यान से सुनना, ऑडिटर क्लाइंट की इतनी तरफदारी कर रहा है कि मतलब लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये मिला हुआ है, ये सही नहीं बोल रहा है। एडवोकेसी थ्रेट, promoting the client's opinion to a point where the third party feels that the auditor's integrity objectivity has been what, compromised। आई बात समझ में? एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं, वो कौन सा थ्रेट है बच्चों, बोलो, आपको याद है ना, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, एंड लास्ट में जो है वो है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट। सो इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या है, व्हाट इज इंटिमिडेशन थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट वो थ्रेट है भाई, इंटिमिडेशन थ्रेट वो थ्रेट है कि ऑडिटर इज बीइंग अफ्रेड ऑफ गेटिंग व्हाट, रिप्लेस्ड। मतलब होता है ना कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हारे जगह पे कोई और आ जाएगा। सो ये क्या है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है। सो कौन से मेरा बच्चा एक बार बोलो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट्स। ओके ओके। फिर उसके बाद जब ये थ्रेट्स हम लोग देखते हैं अलग अलग, सो सिर्फ थ्रेट्स रख के कैसे चलेगा, इन थ्रेट्स के साथ साथ हम लोग को क्या लगाना है, कुछ सेफगार्ड्स भी तो लगाने हैं, बराबर के नहीं? तो सेफगार्ड क्या लगाना है, मैं आपको मेरा बच्चा एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। सेफगार्ड्स ये लगाने हैं कि ऑडिटर शुड ऑलवेज मेंटेन व्हाट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बराबर के नहीं, एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये उसको मेंटेन करना है। तो इसने क्या करना है, हमेशा चेक करना है कि वेदर ये मेंटेन करना है, इसके लिए उसने क्या चेक करना है, ही शुड ऑलवेज असेस कि थ्रेट्स, एकदम सिंपल भाषा में, थ्रेट्स है या नहीं है, बराबर के नहीं? अगर नहीं है तो तुम काम आगे कर ही सकते हो, बट अगर थ्रेट्स है, बराबर के नहीं, तो आपने क्या करना है, थ्रेट्स अगर है
तो आपने कुछ सेफगार्ड के लिए आपने कुछ मेजर्स लेने हैं, आपने कुछ एक्शन लेना है। उस मेजर्स के बेसिस पे आप उसे उन थ्रेड्स को एलिमिनेट, उन थ्रेड्स को वो मेजर्स लेने के बाद आप उन थ्रेड्स को एक तो क्या कर सकते हो, एलिमिनेट, बराबर के नहीं, आप एक तो एलिमिनेट कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। अगर आप उन थ्रेड्स को एलिमिनेट कर सकते हो उस समय पे एक्सेप्ट करो, बराबर के नहीं, उस समय पे आप एक्सेप्ट करो। अगर नहीं एलिमिनेट कर सकते हो तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, यहां पे भी आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, आई बात समझ में। दीज आर द सेफगार्ड्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। कोई क्वेरी यहां पे नहीं है ना, एकदम सही है। वाओ सर। सो ये हो गए अपने थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्डिंग टू इंडिपेंडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब क्या है, यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट। मतलब इट इज एन अन्ना हु इज ऑलवेज चौकन्ना रहना है आपने। ये जो अन्ना दिख रहा है आपको, इसने क्या है, रहना है हमेशा चौकन्ना। चौकन्ना मतलब क्या कि भाई he should always be alert to the circumstances that may indicate possible misstatement। कहां क्या गलत हो सकता है, बराबर के नहीं, उसके लिए तुमने हमेशा क्या अलर्ट रहना है। मतलब हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना है और हमेशा सावध रहना है आपने, सावधान रहना है आपने। आई बात समझ में आपको। सो यहां पे एग्जाम्पल्स आपको दिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन वेयर ऑडिटर इज सपोज टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सो जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कोई एक इंफॉर्मेशन अगर दूसरे इंफॉर्मेशन से अगर कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो भाई इट इज अ circumstance or situation that indicates a possible misstatement, a potential fraud। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने स्टॉक वेरीफाई किया, उसमें मुझे 80 यूनिट्स दिखे, बट जब मैं एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड देखता हूं स्टोर्स लेजर में, आई सी इट इज 100। सो कॉन्ट्रडिक्ट होता है तो इट इज व्हाट, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस है कि वो कुछ गड़बड़ है वहां पे। सो ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये एग्जांपल्स है। आप देख लो ये एग्जांपल्स है, बट ये एग्जांपल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 4 से 5 मार्क के लिए आता है, तो ये पढ़ के जाना है। ओके, बराबर कि नहीं। अब फिर यहां पे इतनी बातें होने के बाद मेरा बच्चा सो गया क्या, सो गया क्या, कि जगह है, जगह है, वेरी गुड। क्यों, क्या है, खाना वाना हो गया होगा मस्त, अभी मम्मा ने मेन्यू बनाया होगा कुछ तो भी, बराबर, और उसके बेसिस पे अभी मस्त बैठे चिल में। अभी ध्यान से सुनना, हम कहां हैं आपको याद दिला दूं एक बार में। हम बेटा बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स की, उसमें अपना फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ के हो चुका है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अपना सेकंड पॉइंट हो गया है एथिकल रिक्वायरमेंट। ये सारे सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स थे अपने। ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स में इंडिपेंडेंस आपको ज्यादा डिटेल में दिया गया है, सही है एकदम, यस। अब अपन आते हैं मेरा बच्चा थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में अब जब आपको दिखता है कि लीडर जो है, कनेक्ट कर रहा हूं सारे पॉइंट्स, अब आपको दिखता है कि जो लीडर है वो रेडी है भाई क्वालिटी एक्सेप्ट करने के लिए, अपन एथिकली अपना काम करेंगे पूरी श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। सो फिर अब अपना थर्ड पॉइंट आता है कि अब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। फिर अब अगर ये बातें हो रही है तो अब अपने को क्या करना है, यहां पे काम एक्सेप्ट करने के पहले, काम एक्सेप्ट करने के पहले, रिश्ता कबूल करने के पहले हमें कुछ बातें देखनी है। मतलब एक्सेप्ट और कंटिन्यू करना है तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि चलो हाँ भाई हम आपका काम कर लेंगे। आपको रिश्ता कबूल करने के पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो रिश्ता कबूल करने के पहले आपने कौन सी बातें देखनी है कि जो क्लाइंट है आपका, बराबर के नहीं, क्या वो उस रिश्ते में ईमानदार रहेगा कि नहीं। रिश्ता कबूल करने के समय पे आपने क्या देखना है कि क्या वो क्लाइंट इस रिश्ते में ईमानदार रहेगा कि नहीं। क्या वो क्लाइंट ईमानदार रहेगा नहीं रहेगा वो तो देखना है। सेकंड पॉइंट अपने को देखना है कि क्या हम वो रिश्ता निभाने के काबिले तारीफ है क्या। बेटा मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं तो कहीं और मत जाइयो। हम बात कर, तुम तुम्हारे बब्बू सोना को याद मत करो, यहाँ पे हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर करना है तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 क्या बोलता है
कि आपने रिश्ता मंजूर करने के पहले आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने पहले चेक करना है कि जिसके साथ हम लोग रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो ईमानदारी से रिश्ता निभाएंगे क्या। वो तो रिश्ता निभा लेंगे सर ईमानदारी से, क्या हम वो रिश्ता निभाने के काबिल तारीफ है क्या, हमें वो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्स जो चाहिए, समय देना है इस रिश्ते में, क्या हम वो दे पाएंगे क्या। हम वो दे पाएंगे, उसके साथ साथ जो अपना टीम है, परिवार है, क्या वो ये रिश्ता भी ईमानदारी से निभाएंगे क्या। और कुछ मैटर हो गया था अभी के या पिछले रिश्ते में जिसके वजह से अभी तुम उसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वो अपने को देखना है, करेक्ट है ना। जब ये बातें आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपने डिसाइड करना है कि भैया क्लाइंट के साथ रिश्ता कबूल करे या ना करे। वेरी गुड। सो खत्म हो गया भाई, पॉइंट खत्म खत्म, कितना आसान है। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, रिश्ता कबूल करने के लिए, ए मेरा बच्चा बोलना, रिश्ता कबूल करने के लिए ये बातें तो, ऐसी बातें तो दिमाग के अंदर कैसा एकदम सुपर तरीके से जाती है, एकदम ऐसा फिट बॉडी के अंदर। मुझे बता कि रिश्ता कबूल करने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखेगा तू। रिश्ता कबूल करने के लिए सामने वाला ईमानदार होना चाहिए, हमें वो काबिलियत होनी चाहिए, हमारा जो टीम मेंबर है उसने ईमानदारी से काम करना चाहिए, और वो मैटर हो गया था कि करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में जिसके वजह से रिश्ता एक्सेप्ट करे या नहीं करे उस पर कुछ इंपैक्ट आएगा, खत्म। फिर अगर आपको दिखता है कि भैया एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, तो अब फिर लोगों को बुलाया जाए, बराबर कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेस, काम करने के लिए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हम लोग क्या, किसकी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेरा बच्चा अबाउट, चैप्टर खत्म होने आ गया है, वी टॉक अबाउट व्हाट इज द एंगेजमेंट टीम, करेक्ट है ना। वी टॉक अबाउट व्हाट, एंगेजमेंट टीम, वी टॉक अबाउट व्हाट द एक्सपर्ट्स, बराबर के नहीं। इनको भी तो हम लोग इन्वॉल्व करते हैं ना, तो इनको अपने को बुलाना है। तो ये जो लोग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए कॉम्पिटेंट, बराबर, ये होने चाहिए कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड कमिटेड। कॉम्पिटेंट, केपेबल और कमिटेड, ये उनमें 3 C's होने बहुत जरूरी है, करेक्ट है ना। तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, ये कॉम्पिटेंट, केपेबल और कमिटेड लोगों को ढूंढने के लिए हम लोग ने क्या करना चाहिए, हम लोग ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए। हम लोग ने क्या करना चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए। तो उस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में क्या क्या आता है ये आप एक बार रीड कर लेना, कि कौन से लोगों को रिक्रूट करना है, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है, उनमें वो कैपेबिलिटीज है ना, वो नॉलेज है ना, वो उनका करियर डेवलपमेंट, उनको प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन, ये सब बातें अपने को देना है। उसके लिए हमारे फर्म में ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, यस सर। फिर अब जब अगर ह्यूमन रिसोर्स आ गया है, बराबर, एंगेजमेंट टीम आ गई है, तो फिर अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को वो जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट, उसको हम लोग को क्या करना है, अब उसको हम लोग को परफॉर्म करना है। अब उसको परफॉर्म कैसे करें, तो भाई सिंपल सी बात है, उसको परफॉर्म करना है कैसे, एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, बराबर, और फिर उसके बाद अपने को रिपोर्ट दे देना है। तो परफॉर्म कैसा करेगा बेटा, बोलना बेटा। सो हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स एंड एज पर लॉ, जो अपन ने यहां पे ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था कि हम लोग को जो परफॉर्म करना है ये परफॉर्म एज पर स्टैंडर्ड्स एंड एज पर लॉ करना है। सही है एकदम, यस। फिर उसके बाद ये परफॉर्मेंस होने के बाद अपने को इशू करना है क्या, रिपोर्ट, अपने को रिपोर्ट इशू करना है एज पर द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस। तो ये आपको परफॉर्म करने के लिए आपने फिर से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। ये परफॉर्मेंस करने के लिए आपने आपके फर्म में क्या लगाना है, वी नीड टू हैव व्हाट, सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो परफॉर्मेंस के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि यही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को तो अपने को क्या बोला था अपन ने ऊपर, कि अपने को इसको कंप्लाई करना है। तो वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या होंगी, एकदम सिंपल, हम लोग को चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा है कि एक क्लाइंट का काम अच्छे से होगा और फिर दूसरे का खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। देयर शुड बी व्हाट, कंसिस्टेंसी। हर हर क्लाइंट, हर साल, हर समय अपना काम एकदम जोरदार होना चाहिए, जोरों का होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी पाने के लिए हम लोग देंगे मैनुअल। मैनुअल के अंदर डालेंगे कुछ मैटर, भाई एकदम सिंपल चल रहा है। हम लोग को काम चाहिए कंसिस्टेंट, एकदम जोरदार क्वालिटी का, उसके लिए हम लोग बनाएंगे मैनुअल।
मैनुअल बनने के बाद उसके अंदर कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा। वो कंटेंट क्या डालेंगे हम लोग कि भाई किस तरीके से तुमको अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा, उसका ब्रीफिंग होगा। तुमने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है, तुम्हारे ऊपर सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड कोचिंग होगी, तुम्हारे ऊपर निगरानी होगी ना, तुम सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कब कब होगा वो लिखा जाएगा, तुम्हारा काम रिव्यू होगा, और ये सारा चीजें आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, और ये सारे पॉलिसीज होंगे करंट, मतलब उस सिचुएशन को सूट करने के हिसाब से आपने आपके पॉलिसीज बनाने हैं। आई बात समझ में? खत्म हो गया भाई, अपना फिफ्थ पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या करना है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी के लिए आपको होना मैनुअल, मैनुअल के अंदर डालेंगे मैटर, मैटर के अंदर क्या डालेंगे अपन डालेंगे किस तरीके से ब्रीफिंग होगा आपका, आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपने सुपरविजन, ट्रेनिंग, रिव्यू, कोचिंग होगा, आपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, और ये सारे जो प्लान्स है ये आपने क्या रखना है, इट शुड बी व्हाट, करंट। कोई डिफिकल्टी? नो। फिर जब आपका परफॉर्मेंस हो रहा है बराबर के नहीं, फिर उसके बाद आखिरी में आता है एफ वाला पॉइंट। एफ वाला पॉइंट मतलब एकदम ही सिंपल है, वो है मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग मतलब क्या है, तुम समझो बात को। मॉनिटरिंग मतलब क्या कहता हूं, यहां पे तुम समझो कि अपन ने पॉइंट नंबर कौन से अपन ने पढ़ा ना, ए, अपन ने क्या पढ़ा, ए, बी, सी, डी, ई, ये पढ़ा ना अपन ने। ये कौन से पॉइंट है, ए बी सी डी, ये सब ऊपर जो पढ़े अपन ने वो, ये जो ऊपर जो पढ़े ना, ये जो आउटर सर्कल है ये एफ वाला पॉइंट है, मतलब ये मॉनिटरिंग है, ये मॉनिटरिंग है एफ वाला पॉइंट। मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, जो आपके पॉलिसीज लगे हुए हैं, वो पॉलिसी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही कि नहीं हो रही है, उसको देखना इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मॉनिटरिंग। बात जमी आपको? बराबर, यस। तो ये बात थी मेरा बच्चा मॉनिटरिंग की, कि जो भी पॉलिसीज है बराबर के नहीं, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वी हैव टू एंश्योर दैट दे आर रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, एंड इट इज बीइंग कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस। एक्चुअल में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सही बात है एकदम, यस। सो ये बात हो गई अपनी कौन सी, ये कौन सी बात हो गई अपनी, बोलो भाई, बोलो ना। वेरी गुड। सो ये बात हो गया अपना किसके अंदर, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब फिर आपको नाइन्थ पॉइंट दिखेगा, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट ये आपके एसए के क्लास में, एसए 210 में कवर हुआ है। रेगुलर फास्ट ट्रैक क्लास में पढ़ा है मैंने इसको। अब अपन वन डे रिवीजन कर रहे हैं तो टाइम बहुत क्रूशियल है अपने पास। तो एसए 210 आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, जाए क्या यूट्यूब पे, अरे सर हम तो यूट्यूब पे ही है, आपको देख ही रहे हैं यूट्यूब पे। मैं जाता हूं भाई, रिलैक्स, ठीक है ना। सो यहां पे यहां पे मैं लिखता हूं हर्षद जाजू स्टैंडर्ड्स, ऐसा आएगा आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह की भी लेक्चर आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एकदम बहुत भारी करा हुआ है वो अपलोड। फिर उसके बाद Good आप अगर grammar देखोगे, and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, पैड, सो जब आप मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो उस टाइम पे ये जो आपको है, क्या मिलता है, क्या मिलता है आप, ये जो है ये स्टैंडर्ड का लेक्चर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये मैं ही हूं, मैं ही हूं ये। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। देखो इसके अंदर बता दिया गया है 200 एंड 210 लेक्चर, दो स्टैंडर्ड्स है। अभी तक इसको 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है, बेनिफिट हुआ है उन बच्चों को। हाँ, तो प्लीज मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच दिस लेक्चर, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। देखो बहुत भारी पड़ा है, इसके अंदर भी माइंड ब्लोन वगैरह ऐसा, ठीक है ना। सो ये लेक्चर आपने देखना है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्यों देखना है, देखा हुआ होगा तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों देखना है, क्योंकि भाई ये आपका एसे 210 प्री कंडीशंस का, ये अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिकरिंग ऑडिट में ये वाला सब कुछ पार्ट जो है ये आपका कवर हो जाएगा। करेक्ट है एकदम। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 टुडे। मजाक मजाक में सर आज बहुत पढ़ लिया अपन चैप्टर नंबर 1।
करेक्ट है ना? सो आई होप चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आपको अभी कॉन्फिडेंस आया होगा, चैप्टर नंबर 1 पे मजा आया होगा एकदम। अगर आपको पसंद आया ये आज का सेशन, अगर आपको लगता है कि आपका समय एकदम मस्त इन्वेस्ट हुआ है, मतलब आपने 90 मिनट्स, 1.5 घंटा आपने मेरे साथ इसको पढ़ा है, एक चैप्टर जो शायद आपको कितना समय लगता था आई डोंट नो, बट पक्का है कि उससे कम समय में भी अपन ने उसको कवर किया है। सो इफ यू आर फाइंडिंग दिस बेनिफिशियल, हिट द लाइक बटन और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना हाउ यू एंजॉय टुडेज लेक्चर, आपको कैसे लगा, जरूर 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 कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ये लेक्चर पोस्ट करूंगा मैं। सो जिससे क्या हो जाएगा, जब मैं चैप्टर 2 लेके आऊंगा ना, हाँ चैप्टर 2 जो नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, जो होगा अपना नेक्स्ट सेशन कब होगा, नेक्स्ट सेशन कब होगा अपना दैट विल बी ऑन 27th। तो 27th को ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। करेक्ट है ना एकदम? सो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं कर रहा हूं बच्चों के लिए बहुत सुपर एकदम, राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू। जरूर लाइक प्रेस करना, अगर मजा आया होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कि सर बहुत मजा आया, और पता भी चलेगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं उसको और कितना उनको फायदा हुआ है, तो पता भी चलेगा। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ऑडिट ऑडिट ही है, चाहे किससे भी पढ़ो, नॉलेज सेम ही है, बस अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं एकदम क्विकली, मजा आएगा उसके वजह से। और जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लव यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय तो बोलो।